दड़ हुई तो जो अमृत वर्षा की बात कही गई थी कुंभ में, मैंने बीबीसी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ा है। तो ये रिपोर्ट तथ्य पे है या तथ्य से परे है। इस रिपोर्ट में पढ़ने में आया है कि जो भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि लाउडस्पीकर से ऐलान किया गया कि अमृत वर्षा हो रही है। तो ये जो अमृत वर्षा कहने वाला आदमी कौन है? देखिए, माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं, लेकिन भाजपा द्वारा, बीबीसी द्वारा या मीडिया द्वारा चलाए जाए गए रहे प्रोपेगेंडे के झांसे में आ जाते हैं। अभी जाति आधारित जनगणना है। समय यह है कि हम संगम पर ध्यान देकर जाति आधारित जो जनगणना हो रही है उसमें अपने लोगों को सचेत किया जाए, सजग किया जाए। निश्चित रूप से विधायी प्रक्रिया है और नियम और कानून इस पर काम कर रहे हैं। सरकार के पास वो तमाम स्रोत हैं, विपक्ष के पास वो तमाम अधिनियम हैं जिसके अनुसार वे जांच करवा सकते हैं। देखिए, हम तो तभी उपलब्धियां मानेंगे कि देश में अनाज न बांटना पड़े, देश में दवा के इलाज में कोई मरीज मरे नहीं, देश में पैसे और किताब के अभाव में कोई भी गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। यदि ये तीन काम, पढ़ाई, दवाई और खेती का काम, खाने का काम, लोग बिना सरकार की सहायता से जिस दिन करने लगेंगे, मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार के लिए वो बहुत ही उपलब्धि भरा दिन होगा, अमृत काल होगा। अमृत से बढ़ के महाअमृत होगा, महाप्रसाद होगा, जिस दिन गरीबों को सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई और दवाई के लिए सरकार पर निर्भर न होना पड़े। लोगों को इतना पैसा हो कि सरकार की तरफ, उनकी सुविधाओं की तरफ, उनकी जन उपयोगी योजनाओं की तरफ देखना ना। सर, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि कुंभ भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकार की तरफ से 37 ही बताया गया। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं है। इसे कैसे देखते हैं? ये भगदड़ हुई तो जो अमृत वर्षा की बात कही गई थी कुंभ में, मैंने बीबीसी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ा है। तो ये रिपोर्ट तथ्य पे है या तथ्य से परे है। इस रिपोर्ट में पढ़ने में आया है कि जो भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि लाउडस्पीकर से ऐलान किया गया कि अमृत वर्षा हो रही है। तो ये जो अमृत वर्षा कहने वाला आदमी कौन है, इसको आप ला देंगे सामने तो मैं और सही से बता दूंगा कि 37 या जो बीबीसी का आंकड़ा है कौन सही है कौन गलत। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा आत्म मंथन करे और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थन भी, कि जो लोग किसी की मूर्ति के लिए झूठ बोल सकते हैं वह झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को और अपने मित्र सामाजिक को मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाई पर विश्वास नहीं करेगा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं, लेकिन भाजपा द्वारा, बीबीसी द्वारा या मीडिया द्वारा चलाए जाए गए रहे प्रोपेगेंडे के झांसे में आ जाते हैं। अभी जाति आधारित जनगणना है। समय यह है कि हम संगम पर ध्यान देकर जाति आधारित जो जनगणना हो रही है उसमें अपने लोगों को सचेत किया जाए, सजग किया जाए। अखिलेश ने यह भी कहा है सर कि सवाल है सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी, और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मूर्ति मुआवजे में जो राशि नगद दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश विपरीत नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये विशुद्ध रूप से विधायी प्रक्रिया है और नियम और कानून इस पे काम कर रहे हैं। सरकार के पास वो तमाम स्रोत हैं, विपक्ष के पास वो तमाम अधिनियम हैं जिसके अनुसार वे जांच करवा सकते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कॉलेजियम अपूर्ण है लेकिन न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? उन्होंने जो कहा है पहले लाइन में वो सत्य है, दूसरे लाइन में कहा वो भी सत्य है। कॉलेजियम के माध्यम से यदि समाज के सभी लोग आने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि कॉलेजियम पूर्ण रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादास्पद बयान भाषण पर प्रस्तावित इन हाउस जांच को रोक दिया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? वो जो उन्होंने कहा है, रिपोर्ट में कहा गया, संविधान में, संसद और राष्ट्रपति के को ही जो है किसी जज को
पर महाभियोग लगाने, उसको हटाने, इस्तीफे या जो करने का अधिकार इन्हीं को दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए कहा है कि वह जमीन पर किसानों से मिलने के बजाय हवाई फसल सर्वेक्षण कर रहे हैं। यूपी के मौजूदा हालत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर एक साथ बहुत जगह देखना हो, बाढ़ आई हो, तो क्या आप कहोगे न्याय से सर्वेक्षण करें? अगर उन्होंने मक्के का सर्वेक्षण माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हवाई जहाज से कर लिया है तो कोई बुराई बात नहीं है। वो चाहे आप नाव से करो, चाहे आप बैलगाड़ी से करो, तो उसमें आंखें होती है जो देखती हैं। किसानों के जो सर्वेक्षण हैं उसको उनको देखना चाहिए। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहिए कि ये इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, जानवरों को, मवेशियों को और लोगों का जो हवाई सर्वेक्षण है, वो हवा का जो तापमान है उसको भी नापकर जन सुविधाएं देने का प्रयास करना चाहिए। सीजीआई बी आर गवई ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, ना कि अछूत के रूप में। मेरे घर में डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी। हाशिए पर पड़े समुदाय के प्रतिनिधि आज भारत के कुछ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात उन्होंने जो कहा है कि एक स्लम वाली बस्ती से चल कर जो है वो भारतीय न्यायपालिका, दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे गए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोग कहते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, ठीक है, प्रारूप सभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन उसमें देश की जो संविधान सभा के जितने लोग थे उनका भी योगदान है। तो संयुक्त रूप से ये कहा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो संविधान है उसकी देन है कि आज चाहे एससी का आदमी हो, एससी का हो या जनरल का हो, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो देश के शिखर के पद पर पहुंच सकता है। सर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां का बखान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और सरकार की विफलताओं को गिनाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो तभी उपलब्धियां मानेंगे कि देश में अनाज न बांटना पड़े, देश में दवा के इलाज में कोई मरीज मरे नहीं, देश में पैसे और किताब के अभाव में कोई भी गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। यदि ये 3 काम, पढ़ाई, दवाई और खेती का काम, खाने का काम, लोग बिना सरकार की सहायता से जिस दिन करने लगेंगे, मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार के लिए वो बहुत ही उपलब्धि भरा दिन होगा, अमृत काल होगा, अमृत से बढ़ के महाअमृत होगा, महाप्रसाद होगा, जिस दिन गरीबों को सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई और दवाई के लिए सरकार पर निर्भर न होना पड़े। लोगों को इतना पैसा हो कि सरकार की तरफ, उनकी सुविधाओं की तरफ, उनकी जन उपयोगी योजनाओं की तरफ देखना ना। जनगणना होने की सुगबुगाहट हो रही है, इसी के साथ जाति जनगणना की बात हो रही है। आपकी जाति जनगणना पर क्या राय है? देखिए, सुगबुगाहट नहीं, ये लोगों की अवेयरनेस का भाग है कि जिसको माननीय शरद यादव से लेकर कांशीराम के बाद के जो नेता रहे हैं वामसेप के, उन लोगों ने चलाया है। ये किसी एक लोगों की मांग नहीं है, ये जन मांग रही थी, आम जनता की मांग थी कि हमको जाति आधारित जनगणना कराकर देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नौकरियां हैं, उसमें हिस्सेदारी चाहिए। अगर हम यहाँ पर हैं, पेड़ पौधे, बकरी, गाय, भैंस, गधे, ऊँट, सबकी गणना होती है, लेकिन ओबीसी समाज के लोगों की जनगणना नहीं होती है। तो जाति आधारित जब जनगणना होगी तो मैं समझता हूँ कि संवैधानिक अधिकार लोगों को, उनके हिस्से बहुत आपस में बांटने में आसानी होगी। अभी तक लोगों के बीच में क्या है कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस संख्या के अनुपात में हमें नौकरियां, उसके देश के जो प्राकृतिक संसाधन है वो नहीं मिल पा रहे हैं। इससे आज तक लोग वंचित रह गए हैं। अभी तक कोई ओबीसी का बड़ा सीजीआई नहीं बना है। ओबीसी के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, देश के राष्ट्रपति लोग कहा जाते हैं कि दलित समुदाय से हैं, लेकिन ये जो बड़े पद हैं उसके अलावा जो पद हैं, कितने आईएएस हैं, कितने विश्वविद्यालय में हमारे लोग हैं,
कितने कॉलेजों में लोग हैं, कितने प्रिंसिपल हैं, कितने थानाध्यक्ष हैं, कितने आईएएस हैं, कितने कप्तान हैं, कितने डीएम हैं, कितने लेखपाल हैं, कितने कानूनगो हैं, तहसीलदार साहब कितने हैं। आम भाषा में कहा जाए कि लोगों के देश की जो सोना है उसमें आम लोगों को कितना हिस्सा मिलता है। हमें तो एक शादी करने के लिए पूरे अपने जीवन की कमाई का महत्वपूर्ण भाग बांटना पड़ता है, और कुछ लोगों के पास इतने सोने हैं कि वो उसका उपयोग करते हैं हवाई जहाज़ बनाने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े पत्रकार महोदय हैं, कि जाति आधारित जनगणना कराने से जो विचारधाराओं के लोगों ने आंदोलन चलाए थे उससे मजबूती मिलेगी, लोगों की सही वास्तविक स्थिति मिलेगी, जिससे जो निहित लोग हैं, जो आवश्यक लोग हैं, जो निरीह लोग हैं, उसको मदद करेगी। मैं सरकार अगर ये जात आधारित गणना वास्तव में सही ढंग से कराती है तो मैं पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाति आधारित जनगणना के बारे में एक अभियान चलाकर, अवेयरनेस कैंपेन चलाकर लोगों को जागृत करें कि इस जाति आधारित जनगणना का लोगों को लाभ मिल सके, और इसमें सही और सही जानकारी साझा कर लें। किसी बीबीसी के रिपोर्ट पर आप अपनी जो ये मुहिम चलने वाली है उसमें आपको संगम के घटनाक्रम पे दिग्भ्रमित नहीं होना है। आपका एजेंडा मात्र यह है कि आपको अपनी सही जानकारी देकर देश के सामने अपनी संख्या को प्रस्तुत करें, अपने मजबूती को प्रस्तुत करें।